नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सोशियोलॉजी की सीरीज़ को। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखो, दो सीरीज चल रही हैं। एक तो फर्स्ट पेपर के लिए जीके और जीएस के लिए चल रही है, जिसमें मैं सारे जीएस कवर कर रहा हूँ। अभी पॉलिटी एक दो क्लास बची है, उसको मैं थोड़े दिनों बाद करा दूँगा, लेकिन अब हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इधर मैंने सोशियोलॉजी की सीरीज़ में थोड़े से मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ, और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद मैं PYQs प्लस MCQs भी डालता रहता हूँ। बहुत हेल्पफुल रहने वाली, ट्रस्ट में। ठीक है, करते रहिए, पढ़ते रहिए प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट 7 या 8 जो कॉन्सेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के। फर्स्ट है उसमें एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में बोलते हैं क्रिया की संदर्भ पर्दे। पहले तो हमें याद रखना है कि किसने दिया इसको, टोलकोट पार्सन साहब ने। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात समझ लो। इसकी जो लाइन है ना, क्रिया की संदर्भ पर्दी, इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब कोई सामाजिक क्रिया होती है ना, जब सामाजिक क्रिया होती है तब उस क्रिया को करते समय भाई हमें ना सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें साधन का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें साध्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें मूल्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें मानदंडों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जब संसार में आता है और जब समाजीकृत हो जाता है, तो जब भी वो किसी क्रिया में भाग लेता है तो भाई उसको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि व्यवस्था खराब ना हो। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब धार्मिक समारोह में भाग लेता है, तो उसको भाई धार्मिक समारोह में भाग लिया, वो क्या हो गया, साधन हो गया। साध्य क्या है, वो अपनी आस्था प्रकट कर रहा है। और नियम क्या है कि वो सिस्टम को, वहाँ उस जो नियम दिए गए हैं धार्मिक समारोह में कि आपको इन इन नियमों के तहत रहना है, व्यवस्था को भंग नहीं करना, तो वो नियमों को भी मानता है, तब जाके एक व्यवस्था पूरी बन रही है। समझ आ रहा है। तो क्रिया करते समय क्रिया की संदर्भ पर्दी, मतलब पर्दी क्रिया भी कर रहे हैं और पर्दी के सहारे हम सारी चीज़ों को मान रहे हैं, तब जाके एक व्यवस्था सिस्टम क्रिएट हो रहा है। क्या कहेंगे उसको, एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसने दिया, टोलकोट पार्सन ने। समझ आया। चलो नेक्स्ट है पेटी बुर्जुआ वर्ग। कॉन्सेप्ट इसका है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है, कार्ल मार्क्स का। पेटी बुर्जुआ वर्ग देखो क्या है भाई। पेटी बुर्जुआ वर्ग मोटे शब्दों में समझ लो कि एक समाज में जिस व्यक्ति का समाज में स्टेटस बड़ा है, वो, और चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो एक्टर हो, मतलब जिसका स्टेटस बड़ा है, आम जनता से अलग, वो अलग श्रेष्ठ है। 100 लोगों में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति अपने स्टेटस के कारण 100 लोगों में श्रेष्ठ है, तो वो क्या है, वो एलिट है, पेटी बुर्जुआ है। इसका मतलब होता है बुर्जुआ का मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं पेटी की। पेटी क्या है, छोटा वाला। मोटे शब्दों में क्या समझ सकते हैं इसको कि ना तो भाई बड़ा धनवान है और ना ही गरीब है, श्रमिक है, बीच में है मिडिल क्लास वाले, जैसे इंजीनियर्स हो गए, और छोटे छोटे डॉक्टर्स हो गए। बड़े वाले नहीं भाई, एम्स वाले, ये सब वाले नहीं। ठीक है, नर्सेज, मतलब मिडिल क्लास में जो आपके फॉल करते हैं, बात सीधी साफ ही है। बी ग्रेड वाले जॉब वाले लोग हो गए, ये कौन है, मिडिल क्लास में। अब ये भाई ये तो सत्य है कि कभी भी एक दो को छोड़ के भाई कभी भी ये अरबपति नहीं बनते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से सुकून से जी लेते हैं। तो वो मार्क्स ने इसको किससे डिनोट किया है, पेटी बुर्जुआ वर्ग से किया है। समझ आ रहा है। अच्छा, मार्क्स ने जब इसको पेटी बुर्जुआ वर्ग कहा है, तो निकोलस पुलंजास ने सेम इस ग्रुप को क्या बोला है, नव लघु बुर्जुआ, मतलब न्यू पेटी बुर्जुआ क्लास। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है अपना। नेक्स्ट है, बात करते हैं शिकागो स्कूल ऑफ थॉट पे। जो शिकागो संप्रदाय है, पहले कहाँ का है, यूएसए का है, याद रखना है। दूसरा कौन फाउंडर इसका याद रखना है, एल्विन स्मॉल है, AW स्मॉल है। तीसरा याद रखना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स पे मतलब कौन सी सिद्धांत या समस्याओं पे काम करता है, तो भाई अर्बन सोशल प्रोसेस पे काम करता है, माने नगरीय समाज, भाई नगरों पे काम करता है। बात सीधी साफ है। जब नगरीय परिस्थिति आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो सीधा सा क्या आएगा, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट आएगा। 3 चीज़ें याद करनी, यूएसए का है, फाउंडर कौन है, और
कौन सी समस्या पे काम करता है। इससे जुड़े कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी हैं, बहुत फेमस थ्योरी दी हैं इस स्कूल से, इसलिए हम इस स्कूल को पढ़ते हैं। हाँ, पहला कौन सा है? फ्रेडरिक थ्रेसर। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? द गैंग की दी है। ओके। दूसरा है क्लिफोर्ड शॉ, द जैक रोलर। याद रखना है, ऐसे नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, जो लिखता हूँ मैं वो इम्पोर्टेंट ही है, यहाँ मैं कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लिखता। तीसरा क्या है? नील्स एंडरसन। इन्होंने क्या लिखा है? हुवो का। चौथा हॉर्वे जॉर्वॉक का। इन्होंने क्या है? द गोल्ड कॉस्ट ऑफ स्लम। याद रखेंगे आप चारों को, फ्रेड थ्रेसर, क्लिफोर्ड शॉ, नील्स एंडरसन एंड हॉर्वे जॉर्वॉक का। ओके। क्रिमिनोलॉजी से 3 आज मैंने कॉन्सेप्ट लिए हैं। सच बता रहा हूँ, थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा है? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, विभिन्न संगति सिद्धांत। पहले तो इसके जो लाइन है ना, इससे ही समझ जाना चाहिए कि किससे जुड़ा होगा। दूसरा, और इसके 2 नाम और हैं, कभी कभार एग्जामिनर इसके नामों से भी पूछ लेता है कि भाई ये है या वो है, दूसरा नाम है। तो जब व्यक्ति किसी ऐसी संगति में आ रहा है जो विचलित व्यवहार करता है, और उस संगति में जब व्यक्ति उस व्यवहार को अपने में सामाजिकृत करता है, तो क्या होता है? वो विचलित व्यवहार करता है और संगति के द्वारा उसको ग्रहण करता है। ठीक है। तो सदरलैंड ने इसको क्या नाम दिया है? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। इसके कई 2 नाम और हैं, सब कल्चर थ्योरी और दूसरा है कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी। इसका देखो, सब कल्चर क्यों कहते हैं इसको? सब कल्चर इसलिए कहते हैं कि जब मैं भाई किसी टोली में चला गया, वहाँ से मैंने दूसरी संस्कृति सीख ली, तो वो एक वो एक सब कल्चर हो गया ना। एक अलग मैंने संस्कृति सीखी है, माने एक सब कल्चर मैंने अपने आप में अडॉप्ट कर लिया, इसीलिए तो इसको सब कल्चर थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा नाम क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी। अरे भाई, जब मैं उस टोली में चला गया, ठीक है, जब भाई 4 लोगों का मैंने ग्रुप बनाया, मैं और चाहूँगा ना कि मैं इस ग्रुप को और बड़ा करूँ, तो मैं अपने कल्चर को और चारों तरफ प्रसारित करूँगा या नहीं करूँगा? ठीक है। तो इसलिए सदरलैंड क्या कहते हैं इसको? कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी भी कहते हैं। याद रखेंगे, विभिन्न संगति सिद्धांत के 2 नाम हैं, उप संस्कृति सिद्धांत या सांस्कृतिक संचरण सिद्धांत। और क्यों कहते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। सब कल्चर और कल्चरल ट्रांसमिशन किसने दिया? E.S. सदरलैंड ने दिया। और इनका एक इंपॉर्टेंट कथन याद रखेंगे, स्टेटमेंट है कि अपराध मूलतः सीखे जाने वाली घटना है। डिट्टो उठा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसने कहा है कि अपराध मूलतः एक सीखे जाने वाली घटना है? किसने कहा है? सदरलैंड ने। कौन सी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। एक और जाना पहचाना सा, डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी, विभिन्न पहचान का सिद्धांत। ये क्या है? पहले समझना है कि किसने दिया? डैनियल ग्लेजर ने दिया। अब इसका अर्थ क्या है विभिन्न पहचान का? देखो, मैं एक विचलित व्यवहार करता हूँ, मैं एक अपराधी व्यवहार करता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, और एक ऐसी टोली भी है कि मैंने जो गलत काम किया है उसको वैलिड करती है। एक ऐसी टोली, एक ऐसा समूह कि भाई हाँ, ये काम सही किया है तूने। इसका मतलब क्या है कि मेरे अपराधी व्यवहार को वो सही ठहरा रही है, स्टैंप लगा दिया है कि उनकी नज़र में मेरा काम बहुत सही है, तो एक पहचान बन जाती है। तो जब ऐसे लोगों की पहचान बढ़ती है तो एक ग्रुप फिर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? विभिन्न पहचान का सिद्धांत, डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी। इसको किसने दिया? डैनियल ग्लेजर ने। समझ आया इसका मतलब? नेक्स्ट है विभिन्न अवसर का सिद्धांत, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। पहले याद रखना है किसने दिया? क्लोवार्ड एंड ओहोलिन ने। इसका सीधा सा अर्थ आपको इसी से दिख जाएगा कि जब अपराधी व्यवहार का जन्म संगति के कारण नहीं होता, पर अवसर मिल जाता है ना, वो मौके पर चौका मार देते हैं लोग। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? जैसे ही भाई मान लो कि कोई रेलवे स्टेशन पे हमें कोई पॉकेट मार दिया किसी ने, या फिर कुछ गलत काम कर दिया मौका मिलने पे ही, लेकिन पहले से वो नहीं था कि मुझे ये काम करना है। ओके। तो वो क्या कहा है क्लोबार्ड एंड ओहोलिन ने? विभिन्न अवसर का सिद्धांत। तो देखो 3 है, एक तो आपका डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, दूसरा है डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी, और तीसरा है डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। कैसे याद रखेंगे
कि अपॉर्चुनिटी कौन देता है? ओहोलिन देता है, क्लोवार्ड से बोल के। तो याद रखेंगे क्लोवार्ड एवं ओहोलिन। भाई अपॉर्चुनिटी कौन देता है? क्लोवार्ड और एवं ओहोलिन। पहचान कौन देता है भाई? भाई ग्लेजर, मतलब ब्लेजर से पहन लेते हैं। पहचान किससे बनती है भाई? डैनियल ग्लेजर से बनती है। समझ आ गया? और अपना सदरलैंड तो अपना फेमस है ही। अरे संगति है तो सदरलैंड की तो मिलेगी। समझ आ रहा है? ऐसे याद रखेंगे 4 और 5 को, 6 को। नेक्स्ट क्या है? एलिट। देखो एलिट समाजशास्त्र की भाषा में तो आ गया है, लेकिन ये कोई इंडियन या इंग्लिश वर्ड नहीं है। ये जर्मन और ये क्या नाम है, फ्रेंच लैटिन वर्ड्स हैं। अर्थ एक ही होता है। एलिट कौन है भैया? जो स्टेटस में बहुत बड़ा हो। मैंने पहले भी बताया था आपको कि आम लोगों से, एक आम लोगों की कतार में विशिष्ट व्यक्ति हो, तो वो कौन है? वो एलिट है। उसको नाम एलिट दे दिया गया है। अब एलिट को कई नामों से लोगों ने प्रोनाउंस किया है। जैसे पैरेटो ने रूलिंग एलिट कहा है, मार्क्स ने हैव्स या फिर रूलिंग क्लास कहा है, रीजमैन ने क्या बोला है? वीटू ग्रुप कहा है। भाई याद रखने हैं, मैंने इसलिए लिखे हैं। हंटर ने क्या बोला है? शीर्ष नेता बोला है। CW मिल्स ने क्या बोला है? इनको पॉलिटिकल एलिट बोला है, राजनीतिक अभिजन बोला है। लास्ट 8वां है, ये नेट वेट सब में आता है और कई बार ये आता है और एग्जामिनर को बहुत पसंद है भाई ये, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का अपना, इसलिए पूछता है एग्जामिनर। देखो 2 प्रकार की समाज होती है, एक सरल होती है और एक जटिल होती है। एक सिंपल सोसाइटी होती है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है, ठीक है। तो एलिस मॉर्गन ने सिंपल सोसाइटी को क्या बोला है? पहले हाँ हेनरी मैन से शुरुआत करते हैं। हेनरी मैन ने सिंपल सोसाइटी को क्या बोला है? स्टेटस बोला है। याद रखेंगे, एक सेकेंड। और जटिल समाज को क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट बोला है। कौन सी बुक है इनकी? एनिसेंट लॉ। याद रखेंगे, ठीक है। एलिस मॉर्गन ने क्या बोला है? सरल समाज को सोसिएट्स बोला है और जटिल समाज को क्या बोला है? सिविटस, ठीक है। लुइस क्लोजर ने क्या बोला है? सिंपल सोसाइटी को क्लोज सोसाइटी बोला है, बंद समाज बोला है। और जटिल समाज को क्या बोला है इन्होंने? ओपन समाज बोला है, ठीक है। जैसे दुर्खीम और स्पेंसर, बहुत सारे लोगों ने बांटा है समाजों को, लेकिन हम उनके बारे में जानते हैं क्योंकि वो फेमस हैं। थोड़े से हिडन होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी खूब जाते हैं भर के। एलिस मॉर्गन, सोसाइटी एंड सिविटस, काफ़ी कम नाम सुनते हैं लोग, ओके। 8 में से मैंने कम से कम 9 से 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही मैं नेक्स्ट दूसरी सीरीज़ लाऊंगा, आप बने रहिए। और मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, अब जीके की जो सीरीज चल रही है पूरा देखिए उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।